नमस्कार, सोशल साइंस ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अक्सर हमें अपने आसपास के लोग ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि हम जाति को नहीं मानते। अरे अब तो जाति को कोई भी महत्व नहीं देता। पर क्या वास्तव में ऐसी स्थिति है? आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सोशियोलॉजी क्लास 12 की बुक इंडियन सोशियोलॉजी के चैप्टर 3 के उस पार्ट पर जो जाति के समकालीन रूप पर फोकस करता है। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सोशल साइंस ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं जाति का समकालीन रूप। दलित वर्ग और विशेष रूप से अछूत समझी जाने वाली जो जातियां थी उनको इकट्ठा करने और ऑर्गेनाइज करने का काम राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रारंभ होने के पहले से ही 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हो चुका था। और कई सारे दलित चिंतकों के बारे में हम इससे पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं, जहां पर हमने ज्योतिबा फूले और कई और दलित जो चिंतक हैं उनके बारे में चर्चा की। स्वतंत्रता हेतु चलाए जाने वाले राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए व्यापक पैमाने पर जनमत जुटाने के लिए भी भारत के अंदर जातीय भावनाओं और उसी के आधार को अनिवार्य रूप से यूज किया गया। खासकर कांग्रेस पार्टी, महात्मा गांधी के जो आंदोलन थे, जन आंदोलन उन्होंने किए, और बी आर अम्बेडकर के जो प्रयास हैं वो हमें दिखाई देते हैं, जहां पर वो जाति आधारित जो भावनाएं हैं उसके आधार पर राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया और जो आज़ादी की लड़ाई है वो लड़ी। जब स्वतंत्रता क्षितिज पर दृष्टिगोचर होने लगी यानी दिखाई देने लगी, तब राष्ट्रवादी आंदोलन के संपूर्ण परिदृश्य में मोटे तौर पे ये सहमति हुई कि जो जातीय विभिन्नताएं हैं वो खत्म कर देनी चाहिए, उनका उन्मूलन कर दिया जाना चाहिए। हालांकि यह बात जिस तरह से सोची गई थी, स्वतंत्र भारत में ये चीज़ यूं की यूं लागू नहीं हुई। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो जाति को लेकर एक विरोधाभास हमेशा से जो है चला है। जाति के साथ विरोधाभास का मतलब होता है दो विरोधी बातें। तो जैसे यहाँ पे बताया गया कि एक तरफ पूरा डिस्कोर्स था, जो विमर्श था वो ये बात करता है, एक विमर्श की जाति एक सामाजिक कुरीति है, यानी भारतीय जो समाज है उसी की एक ऐसी व्यवस्था है जो व्यवस्था खत्म की जानी चाहिए। जबकि दूसरी तरफ एक और विमर्श था जो ये बात करता था कि भारतीय समाज की समस्या नहीं है ये, बल्कि ये भारतीयों में फूट डालने के लिए औपनिवेशिक युग की एक साजिश है। यानी अंग्रेजों ने इसे इतना सामने लेकर आए हैं, अदरवाइज ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोनों बहुत ही अलग अलग बातें हो गई। दूसरी तरफ ये कहा गया कि जो नीची समझे जाने वाली जातियां हैं उनका उत्थान किया जाएगा, अस्पृश्यता को खत्म किया जाएगा, और जो अलग अलग जो जातिगत प्रतिबंध हैं, चाहे वो सार्वजनिक कुओं को यूज करने का हो, विभिन्न तरह के वस्त्र पहनने का हो, या और बहुत तरह की जो सामाजिक प्रतिबंध इन जातियों के साथ थे उनको उन्मूलन करने के लिए कहा गया। जबकि दूसरी तरफ जब स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था तब लोगों को जब इकट्ठा किया गया तो जो भूस्वामी और उच्च जातियां थी उनको भी ये आश्वासन दिया गया कि चाहे बेशक से सबको इकट्ठे लेकर आगे बढ़ा जा रहा है, लेकिन उनके जो हित हैं वो भी, उनके भी जो इंटरेस्ट हैं वो भी, उनका भी ध्यान रखा जाएगा। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि सभी के जो हित हैं उनका ध्यान रख लिया जाए? क्योंकि अगर भूस्वामियों और उच्च जातियों को भी अगर हम ये कह रहे हैं कि वो जो मेंटेन करना चाहते हैं वो मेंटेन हो सकता है, तो कैसे हम जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को चेंज करेंगे? तो ये एक तरह का विरोधाभास स्वतंत्रता के टाइम से ही रहा है। अब ये फिर आगे हमें दिखाई देता है कि कैसे जो इंडियन स्टेट है उसमें ये अंतर्विरोध हमें विरासत में मिला, और एक तरफ तो ये राज्य जो है जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध था, और इसलिए हमने संविधान में भी स्पष्ट रूप से आरक्षण, भूमि सुधार एक्सेट्रा के जो प्रयास हैं वो करने शुरू किए। पर दूसरी तरफ ये भी दिखाई दिया कि राज्य कोई आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए ना तो वो इच्छा थी, उसकी पॉलिटिकल विल भी नहीं थी, और वो इसमें समर्थ भी नहीं था। अब इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ेंगे कि जो पावर थी वो हायर कास्ट के पास ही ज़्यादा थी, तो पॉलिटिकल विल भी नहीं हो पाई। और ऐसी पॉलिटिकल विल अगर कोई नहीं होगी तो आप किसी भी तरह का कोई भी आरक्षण या कोई भी प्रयास करें संविधान के थ्रू, कानून के थ्रू, वो पूरा नहीं हो पाता है।
साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि राज्य ने ये माना कि वो जाति प्रथा की ओर आंखें बंद कर लेगा, और तो आपने ही आप जो जाति आधारित विशेषाधिकार हैं वो कमजोर पड़ जाएंगे और जाति अपने आप खत्म हो जाएगी। अब जब जाति प्रथा की ओर आंखें बंद कर ली गई तो कहीं ना कहीं सब लोगों को बराबर समझा गया, लेकिन उच्च जाति और निम्न समझी जाने वाली जो जातियां हैं वो कहीं भी आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से समान नहीं थी, लेकिन उनका जो कंपटीशन था वो समान मानकर ही किया गया। तो ये भी एक प्रॉब्लम रही। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि शहरीकरण ने, जो शहरीकरण है, नगरीकरण है, उसने जाति को थोड़ा कमजोर किया, लेकिन खत्म उसने भी नहीं किया। जाति ने स्वयं को यहाँ के अनुसार भी लचीला बना लिया। एक तरफ तो हम देखते हैं कि मॉडर्न जो उद्योग हैं उसमें किसी भी तरह से जाति नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जो रिक्रूटमेंट होता था उस रिक्रूटमेंट में जाति और आपकी जो नातेदारी है वो दोनों ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी। यानी ऐसा व्यक्ति जो रिक्रूट करवाने के लिए लोगों को लेकर आता था, मजदूरों को लेकर आता था, वो अपनी जाति या अपने क्षेत्र के जो लोग हैं उन लोगों को भर्ती करता था। तो राज्य तो नहीं कह रहा, या जो कारखाने के मालिक हैं, आधुनिक उद्योग हैं, वो भी नहीं कह रहे कि कास्ट बेस्ड इस तरीके से कोई सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन वो सिलेक्शन हो रहा था। यानी जाति अपने आप को यहाँ पे एडजस्ट कर रही थी। तो जाति खत्म नहीं हुई बल्कि थोड़ी कमजोर हो सकती है, कह सकते हैं। साथ ही साथ अछूतों के प्रति जो भेदभाव था वो बढ़ता रहा, और चाहे बेशक से शहरों में ये पूर्वाग्रह कम थे, लेकिन फिर भी ये एग्जिस्ट करते थे। और स्वतंत्रता के बाद हम ये देखते हैं कि जो सांस्कृतिक और घरेलू क्षेत्र है, यानी आपका जो डोमेस्टिक लाइफ है और आपकी जो कल्चरल लाइफ है, उसमें जाति यों की यों बनी रही। उसका एक उदाहरण दिखाई देता है इंटरकास्ट मैरिज, यानी कि अंतर्विवाह। इंटरकास्ट मैरिज बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं हुए। अभी भी अधिकतर जो शादियां हैं वो अंतर्विवाह ही होते हैं, यानी जाति के भीतर ही विवाह होते हैं। टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ा है थोड़े इंटरकास्ट मैरिजेस होने शुरू हुए हैं, लेकिन इंटरकास्ट मैरिज का जो पैटर्न है वो पैटर्न भी ये चीज़ दिखाता है कि जो उच्च जातियां हैं और समान आर्थिक हैसियत वाली जातियां, उन्हीं में अंतरजातीय विवाह होते हैं। लेकिन उच्च जाति की शादी पिछड़ी जाति के जो साथ जो शादी है वो शादी आज भी ना के बराबर है। यानी कि उच्च जाति जो है किसी दूसरी उच्च जाति से शादी कर लेगी, लेकिन उच्च जाति के लोग पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति हैं उनके साथ विवाह अभी भी नहीं करते हैं। साथ ही साथ भोजन को मिल बांट कर खाने के जो नियम हैं उनकी स्थिति भी लगभग ऐसी ही है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुए हैं। जो चेंज आया है वो हम देखते हैं राजनीति के क्षेत्र में, जहां शुरुआत से ही चाहे लोकतांत्रिक राजनीति रही है, लेकिन वो राजनीति जाति आधारित रही है। जाति आधारित चुनावी हम बहुत सारी जो राजनीति है उसको देखते हैं, और खासकर 1980 के बाद तो स्पष्ट तौर पर आप लोग पोल साइंस में पढ़ते हैं कि जो नई नई पॉलिटिकल पार्टीज भी बनी, वो पॉलिटिकल पार्टीज भी अब जाति आधारित पॉलिटिकल पार्टीज थी। अब इस चीज को सोशियोलॉजिस्ट ने कैसे देखा है, तो उन्होंने इन चीजों को समझने के लिए कि जाति ऐसे चेंज हो रही है या लोग किस तरह से जाति के अंतर्गत चेंजेस लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य ही यही है, ये पता लगाना कि क्या चेंज हुआ है और क्या कंटिन्यूटी है। तो इसके लिए दो मुख्य संकल्पनाएं हैं, संस्कृतिकरण और प्रबल जाति। दोनों ही जो संकल्पनाएं हैं वो एम.एन. श्रीनिवास ने दी हैं। कई बार इसमें 1 मार्कर आपका क्वेश्चन आता है कि संस्कृतिकरण किसने दिया है या प्रबल जाति जो है इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है। तो चलिए अब हम संस्कृतिकरण की प्रक्रिया क्या है इसको एक बार देख लेते हैं। संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आमतौर पर मध्य या निम्न जाति के जो सदस्य हैं वो उच्च जाति की जो धार्मिक क्रियाएं हैं, उनके घरेलू या सामाजिक परिपाटियां, यानी वो जिस तरह से घरेलू और सामाजिक जीवन में जीवन जीते हैं, उस जीवन की जो क्रियाएं हैं उनको अपनाकर अपनी सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करते हैं। तो बेसिकली सोशल स्टेटस को उठाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, जो उच्च जातियों को देखकर किए जाते हैं, उनको संस्कृतिकरण कहा जाता है। काफी पुरानी प्रघटना है, लेकिन अब ये हाल का जो समय है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
इस प्रक्रिया के अंतर्गत समानुकरण के लिए अक्सर ब्राह्मण व क्षत्रिय जातियों की रीति रिवाजों को अपनाया जाता है। हम देखते हैं अक्सर जो है ऐसे लोग जो पहले शाकाहारी नहीं थे, धीरे धीरे लोग शाकाहारी बन रहे हैं। यज्ञोपवीत धारण करने का मतलब है कि जो धागा, एक पवित्र धागा बांधा जाता है, द्विज जातियां उनको बांधती थी, वो उसको धारण करना और कुछ विशिष्ट प्रकार की प्रार्थना करना या धार्मिक उत्सव मनाना आदि, कोई कुछ कास्ट जो पहले ऐसा नहीं करती थी, लेकिन वो धीरे धीरे अपना सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए इस तरह के काम करती हैं। अब संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है वो आमतौर पर संबंधित जाति के आर्थिक स्तर में उन्नति होने के बाद या उसके साथ साथ अपनाई जाती है, कि अगर कोई जाति जो है आर्थिक स्तर पर बढ़ती जाती है, उसका अच्छा जो है वो अमीर लोग अमीर होते जाते हैं एक जाति के तौर पर, तो वो अक्सर देखा गया है कि संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है उसमें भाग लेते हैं। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ तभी करते हैं, लेकिन अधिकतर जो मामले हैं वो मामलों में आर्थिक स्तर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये जो प्रक्रिया है संस्कृतिकरण की, इसमें चेंज भी हुआ है, और उस चेंज के अनुसार लोगों का ये मानना है कि जो एम एन श्रीनिवास कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ निम्न जातियां उच्च जातियों का चाटुकारितापूर्ण अनुकरण करती हैं, सिर्फ उनकी नकल करती हैं, तो ऐसा नहीं है, बल्कि वो क्या कर रही होती हैं, वो ऐसे अनुष्ठान या कर्मकांड जो निषेध होते हैं, जो लो कास्ट के लिए पहले से मना किए गए हैं कि सामाजिक तौर पे वो इन्हें नहीं कर सकते, वो उसकी अवज्ञा करने के लिए ही उन कामों को करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे निम्न जातियों को ये अधिकार नहीं दिया गया है हिस्टोरिकली हायर कास्ट के द्वारा कि वो शादी में घुड़चढ़ी करें, यानी वो घोड़ी पर बैठकर दूल्हा जो उसकी बारात है वो निकाले। तो अगर जो लो कास्ट है वो उस काम को कर रही है, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हायर कास्ट का मिमिक कर रही है, उसको देख के उसका अनुकरण कर रही है, बल्कि वो एक तरह से अपना जो सामाजिक अधिकार है उसके लिए आवाज़ उठा रही हैं, और साथ ही साथ वो जो उच्च जातियों द्वारा उनके ऊपर जो लगाए गए प्रतिबंध हैं उनको, उनकी जो अवज्ञा है वो कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आता है प्रबल जाति का। तो प्रबल जातियां बेसिकली वो जातियां हैं जिन जातियों को भूमि सुधार जो स्वतंत्रता के बाद हुए हैं उसमें उन्हें भूमि के अधिकार मिले हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, ये लेफ्ट में आप देखिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले किए गए जो भूमि सुधार थे और स्वतंत्रता उसमें जो पहले के जो लोग थे उनसे अधिकार छीन के दूसरी जातियों को दे दिए गए। ये लोग जिनसे ये भूमि के अधिकार छीने गए, ये एक तरह से अनुपस्थित या दूरवासी जमींदार थे, यानी ये लगान वसूल करने के अलावा कोई और काम नहीं करते थे। ये अक्सर उस गांव में भी नहीं रहते थे जिससे ये लगान वसूल करते थे। लेकिन प्रबल जाति जिनको इन जमींदारों से छीन के ये जो भूमि अधिकार हैं ये दिए गए, वो जातियां ज्यादातर जो है मिडिल कास्ट हैं, और वो इनके बाद सामाजिक स्तर में वो इनके बाद आती हैं। तो प्रबल जाति शब्द का प्रयोग ऐसी जातियों का उल्लेख करने के लिए किया जाता है जिनकी एक तो जनसंख्या काफी होती है किसी भी एक विशेष क्षेत्र में, साथ ही साथ उनको भूमि के अधिकार मिल गए हैं, तो उनके पास आर्थिक शक्ति भी आ गई है, इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग हो गए हैं। फिर साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ सभी के लिए वयस्क मताधिकार यानी वोटिंग का जो राइट है वो आ गया, और लोकतांत्रिक हमारे पास प्रणाली है। तो उस लोकतांत्रिक प्रणाली में इन प्रबल जातियों के पास, क्योंकि इनके पास संख्या ज्यादा थी किसी भी क्षेत्र विशेष में, तो उसमें इनके पास राजनीतिक शक्ति भी आ गई। तो एक तरह से ये सारी जातियां जो हैं प्रबल जातियां बन गई, जिनके पास संख्या भी ज्यादा है, जिनके पास भूमि के अधिकार भी हैं, जिनके पास एक तरह से जो पॉलिटिकल पावर है वो भी है और इकोनॉमिक पावर है वो भी है। तो इन प्रबल जातियों के कुछ उदाहरण अगर हम देखें, बिहार के और उत्तर प्रदेश के जो यादव कास्ट है, कर्नाटक के वक्कलिंग, आंध्र प्रदेश के खम्मा लोग, महाराष्ट्र के मराठी लोग, पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये ध्यान रखिए कि पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के केवल उत्तर प्रदेश में केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जाट हैं और गुजरात के पाटीदार,
ऐसी जातियों के अंतर्गत आते हैं जिनको प्रबल जाति या डोमिनेंट कास्ट कहा जाता है आज के समय पे। और ये सारी अधिकतर आप देखेंगे कि या तो ओबीसी कास्ट है, अदर बैकवर्ड कास्ट है, या ये अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए जो स्ट्रगल है वो कर रहे हैं। और ये मिडिल लेवल की कास्ट है। ये कास्ट ना तो हाई कास्ट है और ना ही ये लोअर कास्ट है। एक अन्य जो विरोधाभासी परिवर्तन है वो हम ये देखते हैं कि जाति व्यवस्था खासकर उच्च जातियों, नगरीय मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के लिए अदृश्य होती जा रही है, यानी इनविजिबल हो रही है। कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो ये कहते हैं, जिसे मैंने बहुत स्टार्टिंग में कहा कि जाति तो है ही नहीं। कुछ वर्ग हैं जैसे जो बहुत हाई कास्ट हैं, जो मिडिल क्लास हैं और अर्बन एरिया में रहते हैं, या फिर एलीट लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हाँ जाति जो है अदृश्य हो गई है, हमारे लिए जाति का कोई काम नहीं है। अब इस चीज को भी एक बार समझते हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि भारतीय समाज में जाति उनके लिए काम नहीं कर रही है। एक्चुअली ये वो समूह हैं जो स्वतंत्रता काल के बाद की विकासात्मक नीतियों से सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रॉफिट इन्हें हुआ है। अब इनको प्रॉफिट कैसे हुआ? इनको प्रॉफिट हुआ इनकी जो जातिगत, ये हाई कास्ट थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, जितने भी शैक्षिक संसाधन उपलब्ध थे उनका इन्होंने पूरा पूरा लाभ उठाया। इससे इनकी जो आर्थिक और शैक्षिक जो स्थिति थी वो बेहतर हुई। यानी इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो ऊंची जाति के लोग थे, जो थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे थे या उनके पास कुछ न कुछ आर्थिक जो रिसोर्सेज थे वो अवेलेबल थे, फिर उन्होंने भारत के अंदर जो फ्री जो एजुकेशन है, सार्वजनिक शिक्षा है, उसका फायदा उठाया। साइंस टेक्नोलॉजी पे जितना पैसा खर्च किया गया उन सब चीज़ों का फायदा उठाया। तो उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान और प्रबंधन, ये सारे ही ऐसे मामले हैं जिनमें हायर एजुकेशन में इंडिया बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। और उसके बाद अच्छे लोग जो है एक तरह से व्यावसायिक शिक्षा से निकलते हैं। तो उच्च जातियों ने स्टार्टिंग से ही इन चीज़ों का फायदा उठाया। उसके बाद नौकरियों में भी, क्योंकि वही लोग थे, बहुत गिने चुने ही लोग थे, तो उसका इनको फायदा हुआ। दूसरे लोगों के साथ इनका कंपटीशन हुआ ही नहीं, कोई टफ कंपटीशन इन्होंने नहीं सामना किया उसका। तो अब उसके बाद उनकी जो दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी हमारे सामने है, वो ऑब्वियस सी बात है कि वो बहुत ज्यादा विशेषाधिकार, वो जो व्यक्ति 1950 में डॉक्टर रहा होगा, तो आज के समय पे उसकी जो दूसरी तीसरी पीढ़ी है वो सिर्फ डॉक्टर नहीं बनेगी ना, वो किसी और तरह के स्पेशलाइजेशन में सबसे हाईएस्ट जिस तरह की जो पेड जॉब्स हैं वो उनमें होंगे। हो सकता है वो इंडिया में हो भी ना, वो बाहर हों। तो इस तरह से ऐसे जो व्यक्ति हैं, जो हाई कास्ट और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं, वो अब ये कह सकते हैं कि भाई हमारी स्थिति इतनी सुदृढ़ हो गई है और इन समूहों को विश्वास होने लगा है कि उनका जाति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि ये जातिगत विशेषाधिकार उनको प्राप्त हुए थे स्वतंत्रता के बाद, जिसके चलते वो आज इस स्थिति में है कि वो ये कह सकते हैं कि हमें इसकी जरूरत नहीं है। निश्चित तौर से इन समूहों की तीसरी पीढ़ी के लिए अब उनकी जो आर्थिक और शैक्षिक पूंजी है, यानी वो जिस तरह के इकोनॉमिकली बहुत सबल हैं, तो वो ये सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी है कि उनको अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे अवसर मिलेंगे जो सर्वोत्तम होंगे, बहुत बेस्ट चांसेस मिलेंगे। और उनकी जो सार्वजनिक जीवन है उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि जाति की कोई खास भूमिका हो। तो इसलिए कह सकते हैं कि उनके लिए जाति अदृश्य होती प्रतीत हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बेस में तो जाति ही रही है, तभी तो वो आज इस समय इस जगह पे पहुंचे हैं। लेकिन जाति इनके जो धार्मिक रीति रिवाज है, विवाह है, नातेदारी है, वहां तक तो सीमित है ही है। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी हाई कास्ट जो लोग हैं वो अमीर हैं या उनको ये सुविधाएं प्राप्त हैं। उच्च जातियों में भी कई सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास ये सुविधाएं नहीं हैं, और उनमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब भी हैं। अब हम आते हैं कि अदृश्य तो हो गई जाति हाई कास्ट के लिए, तो लेकिन जो लोअर कास्ट है, जनजातियां हैं, पिछड़े जो लोग हैं, उनका क्या उनके लिए भी आज के समय में स्थिति समान है? नहीं, उनके लिए तो जो स्थिति है वो बिल्कुल ही विपरीत हो गई है। अब उनके लिए जाति और अधिक दिखने वाली हो गई है।
निसंदेह उनकी जाति ने उनकी पहचान के जो अन्य आयाम हैं उन सब को ग्रास लिया है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कि अनुसूचित जातियों से आते हैं या पिछड़े वर्गों से आते हैं, उनकी जो पहचान है उस पहचान का सीधा सीधा संबंध उनकी जाति से ही लिया जाता है, बजाय इसके कि उनकी मेरिट, उनके अपने खुद के जो अचीवमेंट्स हैं उन सब चीज़ों को रिकॉग्नाइज किया ही नहीं जाता। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि क्योंकि उनको विरासत में किसी भी तरह की शैक्षिक या सामाजिक पूंजी नहीं मिली है जिसका प्रयोग करके वो जो भी प्रतिस्पर्धा है उस प्रतिस्पर्धा में कहीं ना कहीं उनको लाभ मिले, बल्कि उनको कई सारे लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट जनरेशन के ऐसे लोग हैं जो हायर एजुकेशन में पहुंचते हैं, जो मेडिकल में पहुंचते हैं, लेकिन उसी के सामने जो वो उसका जो कंपटीशन है वो ऐसे व्यक्ति से होता है जिसकी 5 पीढ़ियां ही जो है वही काम कर रही हैं। वो हायर एजुकेशन में जाते हैं, उस एजुकेशन के बाद उनको मेडिकल में जाना है, मेडिकल में उस स्पेसिफिक जगह पे जाना होता है। तो इस तरह से उच्च जाति समूह के साथ उनकी जो प्रतिस्पर्धा है उसमें उन्हें उतरना पड़ता है, और इसमें उनकी जातिगत जो पहचान है वो छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिजर्वेशन का फायदा उठा के ही वो उन पोजीशंस पर पहुंचते हैं, और जब वो रिजर्वेशन का प्रोसेस अपना ही रहे हैं, उसको उसका फायदा उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनकी जो पहचान है उसका व्यापक रूप हो जाता है और उसे ही दुनिया जो है मान्यता देती है। उनकी योग्यता से उनकी कोई पहचान नहीं होती है। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि जाति खत्म तो नहीं हुई है, आज के समाज में भी जाति पूर्णतया एग्जिस्ट करती है, और जाति रहित प्रतीत होने वाला जो उच्च जातीय समूह है वो, और साथ ही साथ जिसके लिए डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जाति परिभाषित होती है, ये दोनों ही समूह आसपास में पाए जाते हैं, और ये आज की जो जाति की संस्था है उसका सेंट्रल पार्ट है, उसका केंद्रीय पक्ष है। आई होप आपको जो हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस रेज किए थे उनका कुछ आंसर मिला है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।